नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को हम समझ रहे हैं इस लेक्चर सीरीज में। रात के 8 बज रहे हैं और मैं आपका मित्र एमजे आपके साथ जुड़ गया हूं। हम अंतिम पड़ाव पर हैं साक्ष्य अधिनियम को समझने के लिए और इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन, कंसेप्ट, सेक्शंस, इन सब को हमने इस लेक्चर सीरीज में कवर किया है। लास्ट सेक्शन बट नॉट द लीस्ट हम लेकर आए हैं आपके लिए आज, जो है इम्प्रॉपर रिजेक्शन अगर कर दिया जाता है एविडेंस का, मतलब वो एविडेंस जो काम के थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया, या वो एविडेंस जो बहुत काम के थे उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, दैट इज रिजेक्शन। और ऐसे एविडेंस जो कि एक्सेप्ट नहीं किए जाने चाहिए थे, अगर उनको एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इन जनरल ऐसा करना नहीं है। न्यायालयों को, कोर्ट को उन्हीं एविडेंसेस को एडमिसिबल बनाना चाहिए, एडमिट करना चाहिए जो रेलेवेंट हैं। ऐसा सेक्शन 141 बीएसए में साफ साफ लिखा हुआ है। रेलेवेंट क्या है? तो जैसे सेक्शन 3 से लेकर 50 बीएसए में रेलेवेंट बताया गया है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया किसी कारण से, क्योंकि काम भी तो जजेस ही कर रहे हैं, भूल तो होने की संभावना है, और अगर जजमेंट आ गया है इस तरह से, तो क्या होगा उस जजमेंट का? क्या वो रिवर्सिबल होगा, सेट असाइड कर दिया जाएगा? इस बात को आज हम समझेंगे। तो हमने इसका नाम ही लेक्चर का दे रखा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में हम समझने वाले हैं इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस के बारे में। मतलब वो जिसको एडमिस नहीं करना चाहिए था, स्वीकार नहीं करना चाहिए था, कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, और जिनको स्वीकार करना था उनको रिजेक्ट कर दिया है। द इम्प्रॉपर एडमिशन or rejection of evidence shall not be ground for the reversal of any decision in any case। किसी भी तरह के मामले में ये जो इम्प्रॉपर एडमिशन है या रिजेक्शन है, ये रिवर्सल का ग्राउंड नहीं होगा। रिवर्सल होता है निर्णय को उलटने का ग्राउंड नहीं होगा। इफ इट shall appear to the court that, यदि न्यायालय के सामने ये बात आता है कि independently of the evidence objected to and admitted there was sufficient evidence to justify the decision। इनके अलावा भी अगर ऐसे साक्ष्य मौजूद रहे हैं जो रिकॉर्ड पर ले लिए गए हैं, और कोर्ट को लगता है, कोर्ट के पास ये कारण है समझने का कि वो सफिशिएंट हैं जस्टिफाई करने के लिए कोर्ट के डिसीजन को, इफ द रिजेक्टेड एविडेंस हैड बीन रिसीव्ड, अगर जिनको नहीं स्वीकार किया गया स्वीकार कर लिया जाता, इट ऑट नॉट टू हैव वेरीड द डिसीजन, तो इसके बाद भी निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर ये बात है तो ध्यान रखना है कि इम्प्रॉपर एडमिशन और इम्प्रॉपर रिजेक्शन अगर हो रहा है तो इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इट हैज नो इंपैक्ट, इसका कोई प्रभाव नहीं है ऑन द डिसीजन, एंड आपको ध्यान रखना है इट कैन नॉट बी द ग्राउंड फॉर रिवर्सल ऑफ द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। इस आधार पर न्यायालय के निर्णय जो है वो रिवर्स नहीं किए जाएंगे, उल्टे नहीं जाएंगे। सेक्शन 169 में जो कोर आइडिया है वो है प्रोसीजर शुड नॉट डिफीट जस्टिस। अगर प्रक्रिया में त्रुटि है तो वो न्याय को विफल नहीं कर सकता। सिर्फ इस कारण से जस्टिस यानी कि न्याय यह असफल नहीं हो जाएगा। बढ़िया डॉक्ट्रिन है, आपको जानना चाहिए। सेक्शन 169 में क्या क्या बातें हैं? अ जजमेंट विल नॉट बी सेट असाइड मेयरली बिकॉज, किस कारण से निर्णय को अपास नहीं किया जाएगा, वापस से निर्णय उल्टा नहीं जाएगा। एक है सम एविडेंस वॉज रॉन्गली एडमिटेड, कि कुछ साक्ष्य ऐसे हैं जिनको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था और कर लिया गया। सम एविडेंस वॉज रॉन्गली रिजेक्टेड, ऐसे एविडेंस जिनको स्वीकार करना चाहिए था उनको रिजेक्ट कर दिया गया। प्रोवाइडेड दैट द फाइनल डिसीजन इज स्टिल सपोर्टेड बाय सफिशिएंट लीगल एविडेंस। एक ही बात ध्यान में रखने की है कि जो डिसीजन आया है उसके सपोर्ट के लिए बहुत सारे एविडेंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। दिस सेक्शन एम्बॉडीज द प्रिंसिपल ऑफ हार्मलेस एरर। इसे कहते हैं हार्मलेस एरर का डॉक्ट्रिन। हार्मलेस का मतलब होता है जो नुकसान न करे, एरर का मतलब है त्रुटि। त्रुटि तो हुई है लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं है, तो निर्णय पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मलेस एरर को याद रखना है। नाउ ये सेक्शन क्यों एग्जिस्ट करता है? जब 168 तक सारी बातें हो गई हैं तो वापस से सेक्शन को 169 में लाने की जरूरत क्या है, इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? तो एक बात तो बहुत ध्यान रखना है, कोर्ट्स आर रन बाय ह्यूमंस। न्यायालय में जज बैठे हुए हैं जो निर्णय दे रहे हैं, वकील हैं जो कोर्ट के ऑफिसर हैं जो कोर्ट के सामने फैक्ट लेकर आ रहे हैं। मशीन्स तो काम कर नहीं रही हैं, तो एरर्स हो सकते हैं।
कहा भी जाता है मेंस आर और मेन आर मेन टू कमिट मिस्टेक्स। ह्यूमन जो हम हैं ये गलती करने के लिए ही तो बने हैं, त्रुटियों का पुतला हैं, और गलती कर करके ही तो हम सीखते हैं। इवन अगर आप मशीन लर्निंग में जाइए, एआई से भी प्रश्न पूछिए 4 तो 3 के गलत उत्तर देखेगा। फिर वो सीखते सीखते बड़ा हो रहा है एआई, आपको बता दूं मशीन भी सीख रही है, ह्यूमंस तो गलती करने के लिए बने। लॉ डज नॉट एक्सपेक्ट प्रोसीजरल परफेक्शन। कानून जो है वो प्रक्रियात्मक परफेक्शन की बात नहीं करता है। व्हाट मैटर्स, किन चीजों का महत्व है, ट्रुथ, सच्चाई, सब्सटेंशियल जस्टिस, न्याय जो है सारवान होना चाहिए, इफेक्ट ऑफ द एरर ऑन द फाइनल आउटकम, जो अंतिम निर्णय आया है एरर का उस पर क्या प्रभाव है। अगर अंतिम निर्णय, मान लेते हैं कोई ऐसा एविडेंस ले लिया गया है जिससे एविडेंस जो डिसीजन है उस पर प्रभाव पड़ता हो, तो ये मटेरियल एरर है और जजमेंट या डिसीजन उल्टा जाएगा। लेकिन उसका कोई मटेरियल इंपैक्ट ही नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं आगे, नॉट एवरी मिस्टेक इज इक्वल टू मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। ध्यान रखना है, त्रुटि का मतलब न्याय का गर्भपात नहीं है। अगर मिस्टेक हुआ है which leads to miscarriage of justice, then the decision is going to be reversed by the appellate court on the particular ground that कोई एविडेंस improperly रिजेक्ट कर दिया गया है या एडमिट कर लिया गया है। केस बेस्ड एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल सिनेरियो देखिए, एक मर्डर ट्रायल है। ट्रायल कोर्ट रॉन्गली एडमिट्स अ हियरसे स्टेटमेंट। एक सुनी सुनाई स्टेटमेंट को कोर्ट ने एडमिट कर लिया है, रिकॉर्ड पर ले लिया। बट देयर इज अ रिलायबल आई विटनेस, एक आई विटनेस भी है ऐसे मामलों में जिसका स्टेटमेंट हुआ है। वैलिड डाइंग डिक्लेरेशन, मृतक का मृत्युकालिक कथन है जो उसने मरने के पहले दिया था, वैलिड है, ट्रूथफुल है, वॉलंटरी है। मेडिकल एविडेंस है सपोर्टिंग प्रोसिक्यूशन, जो कि अभियोजन के मामले पर उसका सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, और अगर कन्विक्शन हुआ है, ठीक बात है। सिर्फ ये एविडेंस जो कि नहीं लिया जाना चाहिए था, हियरसे स्टेटमेंट्स एडमिसिबल नहीं है, इम्प्रॉपर एडमिशन हुआ है इस केस में, लेकिन जो जजमेंट है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि ये 3 डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए सफिशिएंट है। एक क्वेश्चन देख लीजिए, अगर आप किसी जुडिशरी एग्जाम में जा रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैन द कन्विक्शन बी रिवर्स्ड ओनली बिकॉज हियरसे एविडेंस वाज एडमिटेड। क्या सुनी सुनाई साक्ष्य को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है, इस आधार पर निर्णय को उल्टा जा सकता है? और आंसर है आपके पास ये सिनेरियो जहां से आपका आंसर निकल कर आएगा, और यह सेक्शन 169 जिसको आप कोट करेंगे और आप इस बात को लिखेंगे। सिर्फ इस कारण से निर्णय उल्टा नहीं जाएगा, ठीक है? तो आपको ये लिखना है, इतनी आसान सी बात है। मैं समझा चुका ये बात आपको, डिटेल एप्लीकेशन भी मैं एग्जांपल भी दे चुका, एक्सप्लेनेशन भी दे चुका। कोर्ट कौन सा टेस्ट अप्लाई करती है? देखिए, वेदर द एरर हैज कॉज्ड अ फेलियर ऑफ जस्टिस। न्यायालय को बस एक ही बात बार बार ध्यान में रखना है ऐसे मैटर पर कि क्या ये जो इम्प्रॉपर एडमिशन या रिजेक्शन हुआ है, इट ओकेजन्ड फेलियर ऑफ जस्टिस, क्या इससे न्याय नहीं हो पाया है? अगर ऐसा है, अगर इसका आंसर है हां, इट ओकेजन्ड फेलियर ऑफ जस्टिस और इट लीड द पर्टिकुलर एविडेंस लेड टू मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, डिसीजन रिवर्सल होगा, अदरवाइज कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लैंडमार्क जजमेंट्स हैं कुछ, देखिए कि रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1952 का मामला है। कन्विक्शन बेस्ड ऑन टेस्टिमनी ऑफ अ चाइल्ड विटनेस। एक बच्चा साक्षी जो है उसके स्टेटमेंट पर कन्विक्शन हो गया था। बिल्कुल हो सकता है। क्वेश्चन रेज्ड ऑन एडमिसिबिलिटी एंड लैक ऑफ कोरॉबरेशन, इस पर बात उठी और कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा इम्प्रॉपर एडमिशन और लेक ऑफ कोरॉबरेशन डज नॉट विशिएट कन्विक्शन। इंप्रॉपर एडमिशन है, लैक ऑफ कोरॉबरेशन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ द कोर्ट फाइंड्स द एविडेंस रिलायबल एंड सफिशिएंट, न्यायालय को लगता है ये एविडेंस सफिशिएंट है, रिलायबल है, डिसीजन उस पर बेस्ड हो सकता है। प्रिंसिपल कौन सा है जो अप्लाई करते हैं? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। किस तरीके से कौन सा एविडेंस कैसे लिया गया, उससे बेहतर है कि हम देखेंगे सब्सटेंस, उसका सार क्या है, सारवान है कि नहीं है। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जागीर सिंह का केस देखिए 1974 का। क्या मामला था? अक्यूज चैलेंज्ड कन्विक्शन ड्यू टू प्रोसीजरल एंड एविडेंशियरी लैप्सेस। अभियुक्त ने चैलेंज कन्विक्शन ड्यू टू प्रोसीजरल एंड एविडेंशियरी लैप्सेस। प्रोसीजरल क्या होता है? प्रक्रियात्मक। एविडेंशियरी क्या होता है? साक्ष्यात्मक। लैप्स मतलब कुछ कमी रह गई है, इसके आधार पर कन्विक्शन यानी उसकी दोषसिद्धि को चैलेंज किया। कोर्ट ने क्या कहा? क्रिमिनल जस्टिस शुड नॉट बी मेड अ कैजुअलिटी ऑफ टेक्निकलिटीज, माइनर एरर्स इन अप्रिसिएशन ऑफ एडमिशन
और एडमिशन ऑफ एविडेंस आर टॉलरेबल। अगर छोटी मोटी गलतियां हुई हैं तो ये सहन करने योग्य हैं, टॉलरेबल हैं, अनलेस दे कॉज सीरियस प्रेजुडिस। अगर उससे कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो तो ही कन्विक्शन को उल्टा जाएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। क्या है की टेक अवे? एवरी एरर इज नॉट अ फैटल एरर। हर गलती घातक गलती नहीं है, हर त्रुटि घातक नहीं होती है। केस देखिए, जियाउद्दीन बुरहानुद्दीन बुखारी वर्सेस ब्रिजमोहन रामदास मेहरा, 1976 का ये केस है। डिस्प्यूट ओवर स्पीचेस एंड पब्लिकेशंस, कुछ भाषण थे, कुछ प्रकाशन था, उनके बारे में बहस थी। चैलेंजेस बेस्ड ऑन इम्प्रॉपर रिलायंस ऑन सर्टेन एविडेंस। और क्या चैलेंज किया गया कि जो निर्णय कोर्ट का आया है, लोअर कोर्ट का, वो इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन के कारण आया है। क्या सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है? इवन इफ सम एविडेंस वाज इम्प्रॉपरली एडमिटेड, हो सकता है कुछ एविडेंस इम्प्रॉपर, जैसे नहीं किया जाना चाहिए था वैसे स्वीकार कर लिया गया हो। डिसीजन कैन स्टैंड इफ सपोर्टेड बाय अदर एडमिसिबल एविडेंस। अगर निर्णय कुछ और साक्ष्यों के आधार पर स्टैंड कर सकता हो, फर्म रह सकता हो, खड़ा हो सकता हो, यस, इट इज नॉट रिवर्सिबल। सेक्शन 169 की फिलॉसफी ध्यान रखना है, जिसको क्लियरली अपहेल्ड किया गया, लागू किया गया, कि इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन का कोई प्रभाव नहीं होता इफ इट डज नॉट ओकेजन फेलियर ऑफ जस्टिस। अगर इससे न्याय या अन्याय ना हुआ हो या न्याय के हित असफल ना हुए। एक क्वेश्चन के साथ आपको छोड़कर जाता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द टेस्ट अप्लाइड बाय कोर्ट्स अंडर सेक्शन 169? न्यायालय धारा 169 के तहत, 169 के तहत जो टेस्ट अप्लाई करते हैं, जो जांच अप्लाई करते हैं, कौन सा एक ऑप्शन उसको बेहतर तरीके से दर्शा रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है? पहला, वेदर द एविडेंस वाज एडमिसिबल अंडर स्ट्रिक्ट रूल्स, क्या साक्ष्य कड़े नियमों के तहत स्वीकार किए जाते हैं? दूसरा, वेदर द ट्रायल कोर्ट फॉलोड प्रोसीजर परफेक्टली, क्या जो ट्रायल कोर्ट है यह देखा जाएगा कि उसने प्रक्रिया को ठीक ठीक पालन किया है? Whether the error caused failure of justice or affected the decision, या ये देखा जाएगा कि त्रुटि न्याय के हितों को विफल कर रही है, फेलियर ऑफ जस्टिस कॉज कर रही है, और अफेक्टेड द डिसीजन, या उससे निर्णय प्रभावित होता है। Whether the objection was raised at the time of trial, या ये देखना चाहिए कि क्या ट्रायल के समय उस एविडेंस के एडमिशन या रिजेक्शन के लिए ऑब्जेक्शन उठाया गया था। इन चार में से कौन सी बात देखी जानी चाहिए, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर आप आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने लेक्चर ठीक से नहीं सुना है। आपको वापस से ये लेक्चर रिवाइंड करके देखना है और आंसर को एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना है। अगर आप ये बात लिख पाएंगे, इसका मतलब है कि आपने पूरा का पूरा लेक्चर ठीक से सुना और समझा भी है। यहीं रुकेंगे आज। तो अगर आपको ये लेक्चर सीरीज समझ में आया है, समझ में आ रहा है, पसंद आया है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताना है, लिखना है कि हम एमजे सर से ये कंसेप्ट समझना चाहते हैं। आपके मन में जो भी प्रश्न किसी भी लॉ से रिलेटेड हैं, जो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, वो क्लैरिटी मैं आपको दूंगा। फैक्चुअल क्वेश्चन के आंसर तो आपको कोई भी दे सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स, नीदर आई एम टॉकिंग अबाउट एनी जनरल फिलोसॉफिकल और कंसेप्चुअल नॉलेज। आई एम टॉकिंग अबाउट एनी कंसेप्ट, कोई भी बात, एनी टॉपिक, कोई भी विषय रिलेटिंग टू एनी लॉ, जो किसी भी विधि से संबंधित है। इफ यू फील और वांट कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और इन सब के परे खूब ख्याल रखना है आपको अपना, क्योंकि आपका होना ही तो महत्वपूर्ण है। नमस्कार, जय हिंद।